Hello everyone. Today through this video I will help you how to solve true, false, not given and MCQ related questions in the reading test of IELTS. Let's start with the reading. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, फॉर सॉल्विंग रीडिंग क्वेश्चंस हम एक मेथड फॉलो करेंगे. द नेम ऑफ द मेथड इज RUP मेथड. R stands for read the questions carefully. U stands for underline the demand and understand the. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, हम एक मेथड फॉलो करेंगे रीडिंग को सॉल्व करने के लिए, RUP मेथड. तो सिमिलरली वही मेथड हम आज यूज करेंगे कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और MCQ रिलेटेड क्वेश्चंस को. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को रीड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन रीड करने से हमें एक हिंट मिल जाएगा कि हमें पैसेज में कौन सी लोकेशन लोकेट करनी है, आंसर हमें किस पैराग्राफ में मिलेगा. जब हमें डिमांड पता होगी तो हमें इजीली फाइंड आउट हो जाता है कि हमारा आंसर जो है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में गिवन है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चंस को रीड करते हुए अंडरलाइन करेंगे मेन कीवर्ड्स को, ताकि हमें डिमांड जो है वो क्लियरली समझ आ जाए. लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. तो आज जो हम रीडिंग करेंगे सेक्शन 1, तो कितने हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे यहाँ से 1 से 13 तक. क्वेश्चन 1 to 8. क्वेश्चन 1 to 8 जो हमारे रहेंगे वो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन बेस्ड क्वेश्चन है. ट्रू मीन्स इफ दिस स्टेटमेंट एग्रीज विद द इंफॉर्मेशन, false if the statement contradicts the information, not given if there is no information on this. ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में हमें स्टूडेंट्स क्या करना है कि हमें एज सच देखना है. अगर कीवर्ड मैच कर रहा है या उसे पैराफ्रेज करके दिया गया है तो हम उसे ट्रू कंसीडर कर सकते हैं. फॉल्स में अगर कोई भी एक नाउन वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है या उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसके ओपोजिट ट्रेंड में बात करिए तो वो फॉल्स कंसीडर किया जाएगा. नॉट गिवन में क्या रहेगा कि अगर उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसके रिलेटेड पैसेज में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो वो नॉट गिवन रहेगी. यहाँ पे हमने खुद से कुछ भी एज्यूम नहीं करना है. तो ये हमारा जो मेन कंसर्न रहेगा ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. फर्स्ट क्वेश्चन की जो डिमांड है, द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी इन मॉडर्न फिजिक्स. यहाँ पे हम मॉडर्न फिजिक्स का ध्यान रखेंगे, रिलेटिविटी का रखेंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरी का ध्यान रखेंगे. सेकंड क्वेश्चन, आइंस्टाइन हैड सच डिफिकल्टी विद लैंग्वेज. उसे डिफिकल्टी थी लैंग्वेज के साथ, दैट दोज अराउंड हिम, जो उसके इर्द गिर्द थे, जो उसके आसपास थे, अराउंड हिम थॉट ही वुड नेवर लर्न हाउ टू स्पीक. उन्हें लगता था कि वो कभी भी नहीं सीख पाएगा कि कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है, हाउ टू स्पीक. Question 3. It seemed to Einstein that nothing could be pushing the needle of the compass around except the wind. Except word को हम यहाँ हाईलाइट करेंगे. It seemed to Einstein. उसे ऐसा लगता था कि कुछ भी नहीं है विंड को, नीडल को पुश करने के लिए, except wind. विंड के अलावा नीडल को पुश करने के लिए कुछ भी नहीं है. Einstein enjoyed the teaching methods in Switzerland. उसने टीचिंग मैथड्स को स्विट्जरलैंड में एंजॉय किया. एक एंजॉयड वर्ड यहाँ से वर्ब को हम अंडरलाइन कर सकते हैं. टीचिंग मैथड्स के बारे में बात हो रही है, प्लेस गिवन है स्विट्जरलैंड. क्वेश्चन नंबर 5. आइंस्टाइन टॉट हिमसेल्फ हाउ टू प्ले द वायलिन. उसने खुद को सिखाया था कि वायलिन कैसे प्ले करते हैं. हिज डॉटर डाइड ऑफ सिजोफ्रेनिया व्हेन शी वाज 2. उसकी जो डॉटर एक पर्टिकुलर डिसीज से मरी थी, उसका नाम था सिजोफ्रेनिया, जब वो 2 मीन्स जब वो 2 इयर्स की थी. एज के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं. द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डॉटर ओनली बिकेम नोन टू द वर्ल्ड बिटवीन 1897 एंड 1903. जो उसके डॉटर की एग्जिस्टेंस है ये वर्ल्ड को किस दौरान पता लगी थी, 1897 से 1903. इस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान कि उनकी एक डॉटर भी है आइंस्टाइन की, ये चीज उन्हें इस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान पता लगी थी. क्वेश्चन नंबर 8. In 1933, Einstein moved to the United States. वो यूनाइटेड स्टेट्स मूव कर गए, where he became an American citizen, जहाँ पे वो एक अमेरिकन सिटीजन बने. क्वेश्चन 9 to 10. इसकी भी हम डिमांड देख लेते हैं. Complete the sentences below. Choose no more than 3 words from the text for each answer. क्वेश्चन नंबर 9 की डिमांड है, he tried hard to understand how
The needle could seem to move itself so that it always. He tried hard to understand. उन्हें मुश्किल हो रही थी इस बात को समझने में, how the needle, कि needle कैसे जो है वो मूव करती है itself, खुद से कैसे मूव करती है. Let's start reading question 10. Question number 10 क्या कह रहा है, आइए चेक करते हैं. He often did not go to classes as used the time to study physics or to play music. He often did not go to classes. वो classes नहीं जाते थे अक्सर, और वो जो टाइम यूटिलाइज करते थे वो फिजिक्स करते थे और प्ले करते थे म्यूजिक्स. तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन सर्च करना है कि क्या जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है हम यहाँ पे फेच कर सकते हैं. क्वेश्चन 11 to 13 MCQs आ गए हैं. तो आज आपको इस रीडिंग में मेन जो आपका पार्ट कवर होने वाला है वो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कवर हो जाएंगे, और इसके साथ ही आपके MCQ रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे. आपको पता लगेगा कि कैसे MCQs को हम इफेक्टिव वे में सॉल्व कर सकते हैं. द नेम ऑफ आइंस्टाइन्स डॉटर, क्या नाम था उसका, वॉज नॉट चूजन बाय हिम, उसके द्वारा चूज नहीं किया गया था. इज अ मिस्ट्री, एक रहस्य था. इज शेयर्ड बाय हिज ग्रैंड डॉटर, उसके ग्रैंड डॉटर द्वारा शेयर किया गया था. was discovered in a shoe box, एक shoe box में उसका नाम मिला था. Question number 12. His teachers would not recommend him for a university position because they did not think highly of him. They thought he was a Nazi. His wife was Serbian. He seldom skipped classes. उसके जो टीचर्स थे उसको रिकमेंड नहीं करते थे यूनिवर्सिटी पोजीशन के लिए. क्यों, रीजंस जस्टिफाई किए गए. हमें एक एप्रोप्रिएट रीजन को यहाँ से फाइंड आउट करना है कि वो उनके लिए हाईली थिंकिंग नहीं रखते थे, मतलब उनके बारे में ज़्यादा अच्छा ओपिनियन नहीं था, या कह लीजिए एकेडमिक परफॉर्मेंस को लेके उनके बारे में एक अच्छा ओपिनियन नहीं था. दे थॉट ही वॉज अ नाजी, उनको लगता था कि वो नाजी हैं. कि उनकी वाइफ सर्बियन है. ही सेल्डम स्किप्ड क्लासेस, वो कभी कभार क्लासेस स्किप करते थे. क्वेश्चन नंबर 13. The famous physicist Albert Einstein was of, वो कहाँ से थे, स्विस ओरिजिन, ज्यूइश ओरिजिन, अमेरिकन एंड ऑस्ट्रियन. तो यहाँ से हमें उनका ओरिजिन देखना है. तो अभी हमने क्वेश्चंस रीड कर लिए हैं, अब हम पैसेज रीड करेंगे. और जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको ये चीज़ भी समझाई थी कि कोई कंपल्सरी नहीं है कि हमें जितने भी आंसर्स है वो सारे सिक्वेंशियल ही मिलेंगे, हमें जंबल लोकेशंस भी मिल सकती हैं. तो यही रीजन है कि हम क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली रीड करेंगे और उनके डिमांड को ध्यान से समझेंगे. पैसेज रीड करते हैं. अल्बर्ट आइंस्टाइन इज परहैप्स द बेस्ट नोन साइंटिस्ट ऑफ द 20th century. He received the Nobel Prize in Physics in 1921, and his theories of special and general relativity are of great importance to many branches of physics and astronomy. He is well known for his theories but light, matter, gravity, space and time. His most famous idea is that energy and mass are different forms of the same thing. अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बेस्ट नोन साइंटिस्ट हुए 20th सेंचुरी के. ही रिसीव्ड, उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है 1921 के दौरान फिजिक्स के लिए. उनकी जो थ्योरीज हैं, कौन सी स्पेसिफिकली बात हुई है, स्पेशल जनरल रिलेटिविटी आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू मैनी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी. तो यहाँ से अगर हम इस लाइन को रीड करते हैं तो हमें यहाँ पे अपने क्वेश्चन 1 का आंसर मिलता है आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंस है उनकी, किसमें, मैनी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स. तो ऑब्वियसली आर ऑफ प्रेजेंट टेंस के लिए जा रहा है ये सेंटेंस. तो क्वेश्चन 1, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी इन मॉडर्न फिजिक्स. तो आंसर क्या कंसीडर किया जाएगा, ट्रू, क्योंकि जनरल थ्योरी के बारे में बात हुई है, रिलेटिविटी के बारे में बात हुई है, इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ग्रेट इंपॉर्टेंस के बारे में बात हुई है, मॉडर्न फिजिक्स के बारे में बात हुई है, मैनी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, पूरे कीवर्ड्स दिए गए हैं. इसलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या मार्क करेंगे, ट्रू. पैराग्राफ 2. Einstein was born in Wittenberg, Germany on 14th March 1879. His family was Jewish, but he hadn't been very religious in his youth, although he became very interested in Judaism in later life.
उनका बर्थ कहाँ हुआ है? जर्मनी में 14 मार्च 1879। उनके जो फैमिली थी वो ज्यूइश थी, लेकिन वो कभी इतने रिलीजियस नहीं रहे अपने यंग पीरियड, यूथ जो मतलब यंग एज है लाइफ की, उस दौरान वो कभी रिलीजियस नहीं थे। लेकिन लेटर लाइफ में, बाद का जो हम कह सकते हैं अडल्टहुड में, वहाँ पे जाके वो किस में इंटरेस्ट ले गए थे? जुडिज्म में। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हमें क्या है कि आंसर्स क्वेश्चंस को ध्यान से रीड करना है, डिमांड क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे 13 क्वेश्चन का आंसर मिला है। अगर आपको याद हो, हमने कीवर्ड्स में ये चीज को देखा था, द फेमस फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज ऑफ, तो वो कौन से रिलीजन से थे हमारे? अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं 13 क्वेश्चन के लिए जो आंसर बनता है बी, ज्यूइश ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पे ज्यूडिज्म के बारे में बात हुई है, देयरफॉर द आंसर इज बी। तो हम यहाँ पे बी को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ हम रीड करते हैं। इट इज वेल डॉक्यूमेंटेड दैट आइंस्टाइन डिड नॉट बिगिन स्पीकिंग अंटिल आफ्टर द एज ऑफ 3। ये डॉक्यूमेंट में बताया गया था कि उन्होंने बोलना शुरू नहीं किया था अंटिल आफ्टर द एज ऑफ 3, मतलब 3 एज के होने के बावजूद भी वो बोल नहीं पाए। इनफैक्ट ही फाउंड स्पीकिंग सो डिफिकल्ट, उनको जो स्पीकिंग था बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट लगता था। हिज फैमिली वर वरीड दैट ही वुड नेवर स्टार्ट टू स्पीक, उनकी जो फैमिली थी वो वरीड थी इस बात को, उनका जो मेन कंसर्न था वो क्या था, क्या वो कभी बोल नहीं पाएंगे, नेवर स्टार्ट टू स्पीक। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मिलेगा। आइंस्टाइन हैड सच डिफिकल्टी विद लैंग्वेज, लैंग्वेज एंड स्पीक। मैंने बोला था कि पैराफ्रेज भी किया जा सकता है, कीवर्ड्स के साथ, सिनोनिम्स के साथ रिप्लेस भी किया जा सकता है। आइंस्टाइन हैड सच डिफिकल्टी विद लैंग्वेज दैट दोज अराउंड हिम, दैट दोज अराउंड हिम फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, थॉट ही वुड नेवर लर्न हाउ टू स्पीक, वुड नेवर स्टार्ट टू स्पीक। तो ये सेंटेंस पूरा सपोर्टिंग है उसके लिए, तो यहाँ पे भी हम इसको क्या कंसीडर करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर रहेगा ट्रू। When Einstein was 4 years old, जब वो 4 साल के थे, his father gave him a magnetic compass, उनके फादर ने उनको एक मैग्नेटिक कंपास दिया था। It was this compass that inspired him to explore the world of science, जिसने उसको इंस्पायर किया था एक्सप्लोर करने के लिए वर्ल्ड ऑफ साइंस के लिए। He wanted to understand why the needle always pointed north whichever way he turned the compass. He wanted to understand, वो ये समझना चाहते थे कि क्यों नीडल हमेशा नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट आउट करती है when he turned the compass, जब भी वो कंपास को टर्न करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9, आज की जो रीडिंग है ये जंबल लोकेशंस बेस्ड ही है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखेंगे। He tried hard to understand how the needle could seem him to move itself so that it always pointed north, क्योंकि यहाँ पे बात हुई है ऑलवेज, एग्जैक्ट कीवर्ड मिला है मुझे, पॉइंटेड नॉर्थ। वो ये बात जानना चाहते थे कि निडल हमेशा नॉर्थ की तरफ ही क्यों पॉइंट आउट होती है। तो जो आंसर लिखेंगे हम 9 क्वेश्चन के लिए वो लिखा जाएगा पॉइंटेड नॉर्थ। नेक्स्ट रीड करते हैं। इट लुक्ड एज इफ द निडल वॉज मूविंग इटसेल्फ, उन्हें लगता था क्या निडल अपने आप मूव करती है, बट द निडल वॉज इनसाइड अ क्लोज्ड केस, लेकिन जो निडल थी वो एक क्लोज्ड केस के अंदर थी। सो नो अदर फोर्स, कोई भी फोर्स नहीं थी, जैसे कि विंड, सच एज, जैसे कि एग्जाम्पल रिलेट किया गया कि कोई भी फोर्स नहीं है जैसे कि विंड कुड हैव बीन मूविंग इट, and this is how Einstein became interested in studying science and mathematics. तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चेक करते हैं। It seemed to Einstein that nothing could be pushing the needle of the compass around except wind. उन्हें लगता था विंड को छोड़ के और कुछ भी नहीं है जो निडल को पुश करते हैं, ये क्वेश्चन की सेंस कहती है। लेकिन अगर हम पैसेज को देखते हैं तो वहां पे था कि नो फोर्स सच एज विंड, कि कुछ भी नहीं है जैसे कि विंड भी नहीं है जो इसको मूव करिए। तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है। आई रिपीट, निडल जो है वो किसके अंदर है? एक क्लोज्ड केस के अंदर है। सो नो, कोई भी नहीं, सो नो अदर फोर्स, कोई फोर्स नहीं है, जैसे कि विंड भी नहीं है, विंड को भी नेगेटिव कंसीडर किए नहीं है जो इसे मूव करेगी। लेकिन वहां पे क्या कहा गया कि विंड को छोड़ के और कुछ भी नहीं है। तो कॉन्ट्राडिक्शन होने की वजह से आंसर जो लिखा जाएगा वो फॉल्स लिखेंगे।
नेक्स्ट, इनफैक्ट ही वॉज सो क्लेवर, वो बहुत क्लेवर थे। एट द एज ऑफ 12, जब वो 12 साल के हुए, ही थॉट, जब वो 12 साल के हुए, ही टॉट हिमसेल्फ यूक्लिडियन ज्योमेट्री, उन्होंने खुद से अपने आप को ज्योमेट्री टीच की। एट 15 मतलब जब वो 15 साल के हुए, ही वेंट टू स्कूल इन म्यूनिच वेयर ही फाउंड वेरी बोरिंग, जहाँ पे वो उन्हें म्यूनिच का स्कूल बहुत ज़्यादा क्या लगा, बोरिंग लगा। He finished secondary school in Aarau, Switzerland and entered the Swiss Federal Institute of Technology in Zurich, from which he graduated in 1900. तो यहाँ से हम लोकेशन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात हुई है। At 15, he went to school in Munich, which he found boring. After finishing the school in Switzerland, he went to there. है ना, तो कहाँ पे गए हैं, ही वेंट टू स्विस। तो जो म्यूनिच स्कूल भी था वो कहाँ पे था, स्विट्जरलैंड में था। उन्होंने तो कहा है कि ही फाउंड बोरिंग, ये उन्हें काफी ज्यादा बोरिंग लगे। 4th क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्शन के लिए बोरिंग, कॉन्ट्राडिक्ट के लिए क्या दिया गया है, इंजॉयड वर्ब दिया गया है। तो क्वेश्चन 4th का जो आंसर हम कंसीडर करेंगे वो हमारा रहेगा फॉल्स। बट आइंस्टाइन डिड नॉट लाइक द टीचिंग देयर ईदर, उसे वहां पे भी टीचिंग पसंद नहीं आई। ही ऑफन मिस्ड क्लासेस, जिसकी वजह से वो अक्सर क्लासेस मिस करते थे। यूज करते थे टाइम टू स्टडी फिजिक्स, फिजिक्स पढ़ने के लिए ऑन हिज ओन, खुद से फिजिक्स पढ़ते थे। और टू प्ले वॉलिन इंस्टेड, और इसकी बजाय या तो वो खुद से स्टडी करते थे फिजिक्स को, या फिर वो वॉलिन बजाते थे, प्ले करते थे। यहाँ पे हम इसे अंडरलाइन करेंगे, या वो स्टडी करते थे या वॉलिन प्ले करते थे। अगर क्वेश्चन 5th को हम यहाँ से एनालाइज करते हैं, आइंस्टाइन टॉट हिमसेल्फ हाउ टू प्ले, प्ले हाउ, कैसे प्ले करना है ये उन्होंने खुद से नहीं सिखाया। कॉन्ट्राडिक्शन हुए, वो सिर्फ प्ले करते थे और खुद से क्या सिखाते थे अपने आप को, स्टडी ऑन हिज ओन, खुद से फिजिक्स पढ़ते थे। लेकिन वॉलिन वो नॉर्मल बजाते थे, उन्होंने खुद से कैसे सिखाना है अपने आप को, वॉलिन कैसे प्ले करना है ये नहीं सिखाया था। वो एज अ हॉबी उसको नेचुरल टैलेंट से प्ले करते थे। तो यहाँ पे हमारा जो रहेगा 5th क्वेश्चन, टॉट हिमसेल्फ, वॉलिन जो है वो टीच करने के बारे में बात नहीं हुई है। हमने ये एज्यूम नहीं करना है कि अगर स्टडी खुद से करी है तो वॉलिन भी खुद से सीखी होगी। वॉलिन सीखी नहीं थी, वॉलिन सिर्फ प्ले करते थे। टीच और प्ले दो अलग वर्ब है, ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकती हैं, इसलिए जो इसका आंसर कंसीडर किया जाएगा वो नॉट गिवन होगा। क्योंकि टीच करना नॉलेज इंपार्ट करना, ठीक है, और लर्न करना ये अलग चीजें हैं। प्ले करना नेचुरल टैलेंट था उनका, उन्होंने खुद से अपने आप को ये नहीं सिखाया था, इसलिए डियर स्टूडेंट्स ये नॉट गिवन है। आई होप कि आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे रीड करते हैं। However, he was able to pass his examination by studying the notes of a classmate. उन्होंने जितने भी एग्जामिनेशंस क्लियर किए थे, कैसे किए थे, अपने क्लासमेट के नोट्स को स्टडी करके किए थे। His teacher did not have a good opinion of him. उनके जो टीचर्स थे उनके बारे में कोई अच्छी राय नहीं थी। And refused to recommend him for यूनिवर्सिटी पोजीशन, जिसकी वजह से वो उनको रिफ्यूज करते थे यूनिवर्सिटी पोजीशन के लिए। सो ही गॉट अ जॉब इन अ पेटेंट ऑफिस इन स्विट्जरलैंड, जिसकी वजह से उन्हें जॉब मिली पेटेंट ऑफिस में, कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। While he was working there, he wrote the papers that first made him famous as a great scientist. अगर मैं यहाँ से क्लियरली देखती हूँ तो क्वेश्चन नंबर 12, अगेन मुझे पहले 12 क्वेश्चन मिला, अभी मेरे 7-8 सॉल्व नहीं हुए हैं, तो जंबल जा रही हैं ये लोकेशंस। क्वेश्चन नंबर 12 को हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। His teacher would not recommend him for a university position because, उनके टीचर उनको रिकमेंड क्यों नहीं करते थे यूनिवर्सिटी पोजीशन के लिए? They did not think highly of him. ऑप्शन ए बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, इसी पैराग्राफ में हम यहाँ पे 5th क्वेश्चन के साथ एक बार दोबारा से लाइन रीड करते हैं। He often missed classes and used the time to study physics on his own to play the violin instead. कि वो अपने आप को स्टडी करवाते थे फिजिक्स और प्ले करते थे वॉलिन इंस्टेड।
तो यहाँ से हम देखते हैं कि इसी एक सेंटेंस से हमारे दो क्वेश्चंस की लोकेशंस मिली थी हमें, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 10। ही ऑफन डिड नॉट गो टू क्लासेस एंड यूज द टाइम टू स्टडी फिजिक्स ऑन हिज ओन, फिजिक्स ऑन हिज ओन। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे मूव करते हैं। तो हमने यहाँ पे अलर्ट रहना कि हमारी एक सेंटेंस से हमारे दो क्वेश्चंस भी सॉल्व हो सकते हैं। तो ये बेनिफिट रहेगा हमें दो क्वेश्चंस को रीड करने के लिए, ये बेनिफिट रहेगा हमें एक सेंटेंस को दो क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो गए हैं अगर हम RUP मेथड को फॉलो करते हैं रीडिंग के दौरान। नेक्स्ट पैराग्राफ हम रीड करते हैं। आइंस्टाइन हैड टू सीवियरली डिसेबल्ड चिल्ड्रन विद हिज फर्स्ट वाइफ। उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी मिलीवा, उनसे उनके दो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हुए थे। हिज डॉटर हुज नेम वी डोंट नो, जिसका नाम हम नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे हुज नेम वी डोंट नो। अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बनता है ये, द नेम ऑफ आइंस्टाइन डॉटर was not chosen by him is a mystery whose name we don't know। तो is a mystery क्योंकि हमें नहीं पता है, हमारे लिए ये एक रहस्य है। was born about a year before, वो एक साल पहले पैदा हो गई थी, before their marriage, उनकी शादी से एक साल पहले, in January 1902। She was looked after by her Serbian grandparents until she died at the age of 2। उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने ही उसको लुक आफ्टर किया था जब तक वो अनटिल, जब वो जब तक उसकी डेथ नहीं हुई थी एज 2 तक। इट इज जनरली बिलीव दैट शी डाइड फ्रॉम स्कारलेट फीवर, बट देयर आर दोज हु बिलीव दैट शी मे हैव सफर्ड फ्रॉम अ डिसऑर्डर नोन एज डाउन सिंड्रोम। कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है, कई लोगों का मानना था कि वो फीवर की वजह से उसकी डेथ हुई है, तो कई लोग कहते हैं डाउन सिंड्रोम की वजह से। क्वेश्चन नंबर 6, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 देखती हूँ, हिज डॉटर डाइड ऑफ सिजोफ्रेनिया व्हेन शी वाज 2। आंसर क्या रहेगा? नॉट गिवन रहेगा। अब आप यहाँ पे कहेंगे मैम कॉन्ट्राडिक्शन हो सकती है, फॉल्स कंसीडर किया जा सकता है इसको, क्योंकि यहाँ पे फीवर के बारे में भी बात हुई है और डाउन सिंड्रोम के बारे में बात हुई है। डियर स्टूडेंट्स, कॉन्ट्राडिक्शन है, श्योरिटी नहीं दी गई है। किसी का मानना ये है कि फीवर वाज द रीजन, तो जो अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनका मानना है कि डाउन सिंड्रोम है। पर्टिकुलरली अगर एक चीज के बारे में बात होती, फीवर के बारे में बात होती, फिर कॉन्ट्राडिक्शन से इसको हम फॉल्स कंसीडर कर सकते थे, लेकिन वो खुद भी कंफ्यूज थे कि क्या एग्जैक्ट रीजन था। रीजन वाज नॉट स्पेसिफिक, देयरफॉर द आंसर इज नॉट गिवन। बट देयर इज नॉट इनफ एविडेंस टू नो फॉर श्योर। कोई एविडेंस नहीं था, ये देखिए आगे लाइन में भी क्लियर किया गया कि कोई श्योरिटी नहीं थी, कोई पक्का सबूत नहीं था, एविडेंस नहीं था उनके पास। इनफैक्ट नो वन इवन न्यू दैट शी हैड एग्जिस्टेड अंटिल आइंस्टाइन्स ग्रैंडडॉटर फाउंड 54 लव लेटर्स दैट आइंस्टाइन एंड मिलीवा हैड रिटन टू ईच अदर बिटवीन 1897 एंड 1903। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि किसी को ये बात ना पता लगती अगर जो आइंस्टाइन की ग्रैंड डॉटर है वो उनके 54 लव लेटर्स ना पढ़ती जो आइंस्टाइन और मिलीवा ने एक दूसरे को लिखे थे, किस पीरियड के दौरान लिखे थे? 1897 और 1903 के दौरान लिखे थे। कहने का मतलब ये 1897 से लेकर 1903 तक आइंस्टाइन और मिलीवा ने एक दूसरे को 54 लव लेटर्स लिखे थे, जिनको उसके ग्रैंड डॉटर ने पढ़ा था और ये पाया था कि उसकी एक डॉटर भी है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डॉटर, जो डॉटर की एग्जिस्टेंस थी, वर्ल्ड को ये कब पता लग गया था? 1897 और 1903 के दौरान पता लग गया था कि उनकी एक डॉटर भी है। उस पीरियड के दौरान नहीं पता लगा था, उस पीरियड के दौरान तो लव लेटर्स लिखे गए थे जो उसके ग्रैंड डॉटर ने पढ़े थे। पूरे फैक्ट्स गिवन है लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन में बात हो रही है, इसलिए आंसर क्या रहेगा? फॉल्स। She found these letter inside a shoe box। ये जो लेटर है उसने किस में पाए थे? एक शू बॉक्स में पाए थे, इन देयर attic in California। Einstein and Mileva's son
एडवर्ड एंड वॉज डायग्नोज्ड विद सिजोफ्रेनिया। आइंस्टाइन और मिलीवा का एक सन भी था एडवर्ड, जिसको कौन सा डिसीज था, सिजोफ्रेनिया हुआ था। ही स्पेंड डेकेड्स इन हॉस्पिटल, उसने बहुत सारे डेकेड्स हॉस्पिटल में स्पेंड कर दिए और वो डाइड, उसकी डेथ हो जाती है ज्यूरिश में इन 1965। जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, आइंस्टाइन मूव करते हैं बैक टू जर्मनी एंड बिकेम डायरेक्टर ऑफ द स्कूल देयर, और वहाँ पे एक स्कूल में एज अ डायरेक्टर वो काम करते हैं। बट इन 1933 फॉलोइंग डेथ थ्रेट्स की वजह से फ्रॉम द नाजीज, वो मूव करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स। ही मूव टू द यूनाइटेड स्टेट्स वेयर ही डाइड, जहाँ पे वो उनकी डेथ होती है। कब डेथ होती है? ऑन 18 अप्रैल 1955, 18 अप्रैल को उनकी डेथ होती है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की लोकेशन देखते हैं, इन 1933 आइंस्टाइन मूव टू यूनाइटेड स्टेट्स, कि वो 1933 में यूनाइटेड स्टेट्स पे मूव करे थे, एंड वेयर ही बिकेम एन अमेरिकन सिटीजन। इतना पार्ट हमें यहाँ पे 1933 से लेके मूव करने तक की जो हमें स्टेटमेंट है वो गिवन है, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट है कि वो सिटीजन बने थे, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो यहाँ पे आंसर नॉट गिवन रहेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सेल्फ एज्यूम नहीं कर सकते कि उन्होंने वहाँ की सिटीजनशिप एक्वायर की होगी। क्यों? क्योंकि हमें इसके बारे में कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका कहीं पे सिटीजनशिप के बारे में जिक्र नहीं किया गया है पैराग्राफ में। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे, जब आपको एक स्टेटमेंट का सम पार्ट गिवन है और सम पार्ट के बारे में बात नहीं हुई है, तो आप सेल्फ एज्यूम नहीं करेंगे वहाँ पे, वो उसको नॉट गिवन कंसिडर किया जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया है कि किस तरह से हम यहाँ से ट्रू फॉल्स सॉल्व करेंगे, कैसे ये जो स्ट्रैटेजी है आपको एमसीक्यूज को क्वेश्चन को एक्यूरेसी से सॉल्व करने में हेल्प करेगी। आई विश इस वीडियो को फॉलो करते हुए, ये टेक्निक्स फॉलो करते हुए आप डेफिनेटली 7+ स्कोर करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।